हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह क्वेश्चन पेपर जो है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, स्टाफ विथ ग्रेड पे मोर देन 1800 एंड अप टू 2400 आर इंटाइटल टू विच टाइप ऑफ क्वार्टर्स। तो 1800 से अधिक है और 2400 तक के जो स्टाफ हैं उनके लिए किस तरह के क्वार्टर हैं एलिजिबल हैं? टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज टाइप 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लेवल 1 दैट मीन्स 1800 ग्रेड पे का अगर कोई स्टाफ है तो उसको टाइप 1 क्वार्टर रहेगा। ओके, टाइप फर्स्ट क्वार्टर के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लेवल 2 से ऊपर, दैट मीन्स लेवल 2 टू लेवल 2 से लेके लेवल 4 तक के लिए, लेवल 2 से 4 तक के लिए यह रहेगा टाइप 2 क्वार्टर। ओके, लेवल 2 से लेवल 4 मतलब क्या हो गया? 1800 से ज़्यादा और 2400 तक। ठीक है, यानी अप टू 2400, अप टू 2400 तक। इसके बाद फिर लेवल 5 पे आ जाते हैं। लेवल 5 और लेवल 6, 5 to 6 दैट मीन्स व्हाट? 2400 से ज़्यादा, दैट मीन्स 2800 से 4200, लेवल 6 हो गया। तो इसके लिए टाइप 3 क्वार्टर, टाइप 3 क्वार्टर रहेगा। इसके बाद फिर लेवल 7 के लिए आते हैं। लेवल 7 दैट मीन्स 4600 ग्रेड पे के लिए टाइप 4 क्वार्टर, टाइप 4 क्वार्टर। और इसके बाद फिर गजेटेड ऑफिसर्स की बात आती है। लेवल 8, ओके, गजेटेड ऑफिसर्स विथ लेवल 8 टू 11, लेवल 8 टू 11, लेवल 8 टू 11 दैट मीन्स व्हाट? अप टू 6600 ग्रेड पे। तो इसके लिए जो है टाइप 4 क्वार्टर ही रहेगा। इसके बाद फिर लेवल 12 टू 13A, 13A दैट मीन्स पे विथ 700 7600 प्लस एंड अप टू 8900 ग्रेड पे। तो इसके लिए जो है टाइप 5 क्वार्टर रहेगा, टाइप 5। इसके अलावा जो लेवल 15 में लाई करेगा, ठीक है, लेवल 15 में लाई करेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैजेटेड ऑफिसर्स विथ ग्रेड पे 10,000 अबव एंड अप टू लेवल 15, अप टू लेवल 15। तो इस केस में टाइप 6, टाइप 6 रहेगा। और इसके बाद फिर लेवल 16 के लिए, जो यहाँ पे लेवल 15 और 16 के लिए टाइप 7, टाइप 7 रहेगा। और 17 एंड 18 के लिए, 17 एंड 18 के लिए दैट इज़ टाइप 8 क्वार्टर रहेगा। तो ये मैंने सभी टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया है आपसे। लेवल 17 और 18 के लिए टाइप 8 क्वार्टर रहेगा। लेवल 15 और 16 के लिए टाइप 7 क्वार्टर रहेगा। एंड अप टू लेवल 15 के लिए दैट इज़ टाइप 6 क्वार्टर रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ टाइप 2। नेक्स्ट है द पर कैपिटा कॉन्ट्रीब्यूशन बीइंग मेड एनुअली अंडर SBF इज। तो पर कैपिटा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ 800 रुपीज़ होता है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंपैशनेट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय रिमूव फ्रॉम सर्विस इज ऑफ डैश डैश ऑफ कंपनसेशन पेंशन। तो यहाँ पे सेवा में हटाए गए कर्मचारी को अधिकतम सहानुभूतिपूर्ण भत्ता मुआवजा पेंशन का होता है। तो यह जनरली जो सहानुभूति भत्ता मिलता है दैट इज़ कंपैशनेट अलाउंस, वह 2/3 ऑफ कंपनसेशन पेंशन होता है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन आफ्टर पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के बाद विकल्प देने की समय सीमा क्या है? दैट इज
1 month. So ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज इज 3 years, 5 years, 6 years, 4 years. तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वह कितना है, 3 years है. और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यह एज रिलैक्सेशन 5 years का है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9, नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सेक्शन 8. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट 2005 इज़ अ प्राइमरी सेक्शन जिसमें बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, उसके एग्जेम्पशन की. इसमें किस तरह की जो इन्फॉर्मेशंस है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है. लाइक अगर कोई मुद्दा जो है वह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, सपोज नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, ओके, या कोई ऐसा मामला है जो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड है, पब्लिक सेफ्टी, ओके, पर्सनल प्राइवेसी से रिलेटेड कोई इशू है, पर्सनल प्राइवेसी. तो इस तरह के मैटर जो हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर RTI एक्ट 2005. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सेक्शन 9 बेसिकली क्या है, दैट इज रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट इफ it infringes upon the copyright held by a person other than the state. It is very important. Next question है question number 49. Under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, a child is one who has not completed his 17 years, 16 years, 15 years and 14 years. So under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, a child is one who has not completed his 14 years of age. So option number D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. रेलवे पेंशन ऑफ रेलवे सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन. तो कब पेंशन इंट्रोड्यूस की गई थी इसके बारे में बात की जा रही है. तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क है. दैट मीन्स द पेंशन स्कीम फॉर इंडियन रेलवेज एम्प्लॉयज वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 16 November 1957. तो 16 November 1957 इज द करेक्ट आंसर. और इसको जो है तो रेट्रोएक्टिवली इफेक्टिव किया गया और 1 अप्रैल 1957 से इसको रेट्रोएक्टिवली इफेक्टिव किया गया. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 16 November 1957 को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है. और इसको जो है तो पीछे जाकर, है ना, बैक डेट से इसको जो है तो इफेक्ट में लाया गया, दैट इज़ 1 अप्रैल 1957 से. और इसके पहले जो सिस्टम था पेंशन का वह क्या था, दैट इज़ SRPF, दैट इज़ स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड. तो इसने जो है स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड यह सिस्टम जो था इसको रिप्लेस किया, ठीक है. तो ये जो रेलवे पेंशन का जो सिस्टम है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय SRPF. सॉरी, दैट मीन्स जो हमारा ये नया सिस्टम है पेंशन स्कीम, इसने रिप्लेस किया किसको, SRPF को. नेक्स्ट क्वेश्चन है. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर. तो ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 है उसको इनैक्ट किया गया उसी साल, ओके, दैट इज़ 1923 में ही. तो इसको याद रखिए आप कि इसको जो गवर्नमेंट मतलब इस बिल को असेंट दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द डेट 5 March 1923 को, ओके. और इसे लागू किया गया दैट केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 1 जुलाई 1924, ओके. तो 1 जुलाई 1924 से यह इन्फोर्स हुआ और इसको असेंट किया गया, दैट मीन्स लागू किया गया. It was enacted in the year 5 March 1923. It was important, okay. और इसको बाद में जो है तो रीनेम कर दिया गया एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से. और यह कब किया गया, यह 2009 के अंदर किया गया, ओके. सो 1923 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
According to railway rules, study leave counts as service for all the following except seniority, pension, promotion, compassionate appointment. तो जो रेलवे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग स्टडी लीव को काउंट कहाँ कहाँ करना है एज अ सर्विस, ठीक है। तो सीनियरिटी में काउंट होगा, पेंशन में काउंट होगा, प्रमोशन में काउंट होगा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में जो है तो अकॉर्डिंग टू रेलवे रूल्स स्टडी लीव काउंट्स एज सर्विस फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट है उसमें यह काउंट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अकॉर्डिंग टू रूल 303A of IREM Indian Railway Establishment Manual, candidates sent for initial training will have their seniority determined. IREM के नियम 303A के अनुसार प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा सा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का जो वॉल्यूम 1 है दैट इज़ IREM वॉल्यूम 1 उस पर गो थ्रू होंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि एज़ पर द रूल 303A अगर कोई कैंडिडेट इनिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, दैट मीन्स न्यू ज्वाइनीज है रेलवेज के अंदर, सो दे है उसकी जो सीनियरिटी होगी दैट विल बी डिटरमाइंड बाई मेरिट ऑब्टेन्ड इन द एग्जाम एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन दैट इज हेल्ड एट द एंड ऑफ देयर ट्रेनिंग पीरियड, ओके, एंड द सीनियरिटी इज फाइनलाइज्ड बिफोर दे आर पोस्टेड अगेंस्ट अ वर्किंग पोस्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंसेंटिव इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इन द इंटायर सर्विस कैरियर ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट। खेल उपलब्धियों के आधार पर एक रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में कितने प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्रदान किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे खेल उपलब्धियों के आधार पर अगर बात करें तो एक रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में टोटल 5 इंक्रीमेंट्स जो है यहाँ पे मिलेंगे। अब चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, दैट मीन्स स्पोर्ट्स पर्सन या कोचेस, ठीक है, तो इनको जो है टोटल 5 इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IREC रूल 556 स्टडी लीव में बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट्स प्राइमरली टू ट्रैवल अब्रोड फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, स्टडी साइंटिफिक टेक्निकल और सिमिलर प्रॉब्लम्स और अंडरगो स्पेशल कोर्सेज, प्रिपेयर फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, अटेंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो IREC वॉल्यूम 1 के अंदर जो रूल 556 है उसमें स्टडी लीव का प्रोविजन किया गया है और यह बेसिकली किसके लिए है, दैट इज स्टडी साइंटिफिक टेक्निकल और सिमिलर प्रॉब्लम्स और अंडरगो स्पेशल कोर्सेज, ठीक है। नॉर्मली जो है तो रेलवे सर्वेंट्स को एट अ टाइम 2 ईयर्स का स्टडी लीव यहाँ पे मिलता है और रेलवे डॉक्टर्स के लिए जो है तो 3 ईयर्स का स्टडी लीव मिलता है। तो ये डॉक्टर्स के लिए हो गया, ठीक है, और ये नॉर्मल जो अदर देन डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए 2 ईयर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर स्टडी लीव रूल्स अ रेलवे सर्वेंट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू रेलवे बोर्ड, स्टार्ट कोर्स इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग, सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल स्पेसिफाइंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन, अप्लाई ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अंडर स्टडी लीव रूल्स 556 जो है आपका दैट इज़ IREC वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 के अंदर उसमें जो लीव रूल्स है उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जो है तो एप्लीकेशन सबमिट करना है। सबमिट एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल स्पेसिफाइंग कोर्स एंड एग्जामिनेशन फॉर टेकिंग द स्टडी लीव। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IREC 1302 FR 17 a railway servant begins to draw the pay and allowances of a post from। IREC 1302 FR 17 के अनुसार रेलवे कर्मचारी किसी पद का वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करना शुरू करता है। डेट ऑफ इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर, डेट ही एज्यूम्स ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डेट ही एज्यूम्स ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, पद की जिम्मेदारी संभालने की तारीख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज as per the provision under IREC 1302 FR 17 an officer absent from duty without authority is entitled to half pay only, entitled to allowances but not pay, not entitled to any pay or allowances, entitled to full pay after inquiry। तो इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि IREC 1302 FR 17 के तहत
प्रावधान के अनुसार बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित अधिकारी, अगर कोई भी अधिकारी जो है वह बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित हैं तो ऐसे केस में उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। दैट इज़ नॉट entitled to any pay and allowances for the entire period of such absence. Okay, so not entitled to pay any pay or allowances. Option number C is the correct answer. Simple सा फंडा, that means no work and no pay. Okay, तो ये important है यहाँ पे, that means dies non, no work no pay. The period of unauthorized absence can be treated as died non. It is very important. Next है question number 59. If charge of a post is transferred in the afternoon, the government servant begins to draw pay and allowances from morning of same day, afternoon of same day, next day, first working day of next month. तो यहाँ पे यदि किसी पद का चार्ज दोपहर में हस्तांतरित किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी वेतन और भत्ते कब से प्राप्त करना शुरू करता है। तो कभी भी अगर चार्ज जो है वह दोपहर में हस्तांतरित किया जाता है तो इस केस में जो सरकारी कर्मचारी है उसके वेतन और भत्ते उसके अगले दिन से बनना स्टार्ट होंगे। सो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे जो होगा वहाँ से वो ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। और जस्ट कन्वर्सली अगर ऐसा है कि चार्ज जो है वो एज्यूम कर रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है बिफोर नून, ओके, तो बिफोर नून के केस में जो है दैट विल बी फ्रॉम द एग्जैक्ट डेट, जो भी रहेगा एग्जैक्ट डेट से ही जो है उसको यहाँ पे अलाउंसेस पे एंड अलाउंसेस ड्रॉ कर पाएगा वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 डू नॉट अप्लाई टू कैजुअल लेबर, परमानेंट रेलवे स्टाफ, वर्कशॉप एम्प्लॉयज़, लोको रनिंग स्टाफ। तो इट इज़ नॉट अप्लाइड टू कैजुअल लेबर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन इज़ अ व्हाट। तो सस्पेंशन आप सबको पता है, सस्पेंशन इज़ नॉट अ पेनाल्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ रेलवे सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड इफ डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट 48 आवर्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिव्यू ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी डन विद इन 15 डेज, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 3 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट रिव्यू ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी डन आफ्टर 3 मंथ्स, दैट मीन्स 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यूरिंग सस्पेंशन विच आर द फॉलोइंग इज एडमिसिबल। तो ड्यूरिंग सस्पेंशन जो होता है वह आपको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है, दैट इज निर्वाह भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज चार्जशीट इज इशूड इज, तो SF11 इशू होती है, दैट इज लघु दंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील डज नॉट लाई अगेंस्ट। तो अपील की बात करें अगर, तो जो अपील है दैट इज नॉट लाई एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, एनी पेनाल्टी अंडर रूल 6, एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ड्यूरिंग इंक्वायरी, एन ऑर्डर इन्हेंसिंग पेनाल्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर ड्यूरिंग इंक्वायरी। तो जांच के दौरान अंतरिम आदेश के अगेंस्ट जो है अपील नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। द रेलवे सर्वेंट्स पास रूल्स 1986 अप्लाई टू ऑल द रेलवे सर्वेंट्स एक्सेप्ट गजेटेड ऑफिसर, रनिंग स्टाफ, अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट, ग्रुप सी एम्प्लॉय। तो रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 इज नॉट अप्लाइड ऑन अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 अ डिपेंडेंट रिलेटिव डज नॉट इंक्लूड इनवैलिड ब्रदर, widow mother-in-law of widow appointed on compassionate grounds, married sister living separately, unmarried और widowed sister। तो रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 के अनुसार निर्भर संबंधी में शामिल कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शामिल कौन कौन से हैं। तो मदर इंक्लूडिंग अ डाइवोर्स मदर, ओके, तो वो शामिल है। अनमैरिड और विडोड सिस्टर, अनमैरिड और विडोड सिस्टर ये शामिल है, ठीक है, दैट इज़ अविवाहित या विधवा बहन। इसके अलावा ब्रदर और स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज वो भी शामिल है, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेलवे सर्वेंट पर। इसके अलावा इनवैलिड ब्रदर्स ऑफ एनी एज, इनवैलिड ब्रदर्स ऑफ एनी एज, कोई विकलांग भाई है किसी भी एज का, कितनी भी एज का, तो वो शामिल है। तो ये सही है, ये सही है।
विडो, मदर इन लॉ ऑफ विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, ये भी शामिल है। मैरिड सिस्टर लिविंग सेपरेटली, तो मैरिड सिस्टर शामिल नहीं है। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, फॉर डिपेंडेंट रिलेटिव्स द इनकम सीलिंग अंडर द रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986 इज 10% ऑफ रेलवे सर्वेंट्स पे, 15% ऑफ पे ऑन द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बेस्ड ऑन मिनिमम पेंशन प्लस DR, 2000 रुपीज़ फिक्स्ड है, नॉट एप्लीकेबल। तो अभी मैंने आपसे डिपेंडेंट रिलेटिव की चर्चा करी, जिसमें मैंने बोला था कि ब्रदर हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, और अगर वह पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेलवे सर्वेंट्स पर, तो वह उसमें कैटेगरी में आएगा, मतलब डिपेंडेंट रिलेटिव की कैटेगरी में आएगा। और एक और मैं यहाँ पे एक नोट देना चाह रहा हूँ आपको कि ब्रदर हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज एंड इज बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कुछ मॉनिटरी सीलिंग लिमिट्स लगाई गई है। ठीक है, जो इनकम सीलिंग लिमिट्स है अंडर द रेलवे सर्वेंट पास रूल, वह यह है कि दैट इज़ द 15% ऑफ पे और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट बेस्ड ऑन द मिनिमम पेंशन प्लस DR। ओके, तो वेतन का 15% या न्यूनतम पेंशन प्लस DR पर आधारित निर्धारित राशि जो भी अधिक हो, उसके बेस पर यह तय होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर मीन्स फ्री ट्रेवल विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, अथॉरिटी exchanged for ticket on payment of 1/3 normal fare. So option number C is the right answer. Next question है, that is which is not included in definition of family under pass rules. तो फैमिली अंडर पास रूल्स में कौन इंक्लूडेड नहीं है, इसकी बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि फैमिली में इंक्लूडेड कौन कौन है। ठीक है, सो स्पाउस ऑफ अ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट, दैट इज़ 1। तो स्पाउस पहला हो गया। ओके, ये फैमिली में आएंगे। इसके बाद उसके बेटा बेटी जो भी हो गए, तो सन और सन्स जो भी हो गए, सन और सन्स हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ, तो बिलो 21 ईयर्स के हैं जो सन या सन्स जो भी हैं, तो वो आएंगे और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेलवे सर्वेंट्स पे। इसके अलावा सन और सन्स ऑफ द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, तो ऐसे सन जो कि 21 ईयर्स से ज़्यादा के हैं लेकिन वो बोनाफाइड स्टूडेंट हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, ठीक है, या फिर कहीं कोई रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे, या कोई एक तरह से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वर्किंग एज एन आर्टिकल्ड क्लर्क हैं अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसे लोग भी जो है तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा अनमैरिड डॉटर्स ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, तो अनमैरिड डॉटर जो है वो भी आ जाएंगी किसी भी एज, नो एज क्राइटेरिया, यहाँ पे कोई एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा विडो डॉटर भी आ जाएंगी। तो विडो डॉटर और जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, और लीगली डिवोर्स्ड डॉटर, ये भी आ जाएंगे। तो ये टोटल 6 लोग हैं जो कि एज अ पार्ट ऑफ फैमिली एलिजिबल हैं फॉर अंडर पास रूल्स। तो अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज तो करेक्ट है। ठीक है, मैरिड डॉटर नहीं चलेगी। सन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज हु इज बोनाफाइड स्टूडेंट, ये भी करेक्ट है। लीगली डिवोर्स डॉटर भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेलवे पासेस एंड PTO इज फुली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, टैक्सेबल फॉर गजेटेड ऑफिसर्स ओनली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेलवे पासेस एंड PTO इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आयकर से पूरी तरह से मुक्त हैं। ठीक है, exempt from income tax, both gazetted and non gazetted. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is not a prohibited activity under railway services conduct rule 1966? engaging in a trade or businesses, accepting gifts from contractor, participating in welfare activities, holding shares in private companies। तो रेलवे सेवा आचार नियम 1966 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध नहीं है।
तो पार्टिसिपेशन इन वेलफेयर एक्टिविटीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये निषिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74, अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल prior permission is required for attending official meetings, engaging in outside employment, taking leave and reporting for duty। तो यहाँ पे अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल यहाँ पे अगर बात करें तो जो प्रायर परमिशन है रिक्वायर्ड है फॉर इंगेजिंग इन आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ रूल नंबर आपको 15 याद होगा। रूल नंबर 15 के अंदर बेसिकली बात की गई है दैट इज़ प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट की। ओके, तो प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको यहाँ पे प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है। ओके, और रूल नंबर 16 भी आपको याद दिला दूँ, दैट इज़ ILB। तो I फॉर इन्वेस्टमेंट और L फॉर लेंडिंग और B फॉर बोरोइंग। ओके, ये आप याद रखिए। 17 भी आपको याद हो जाएगा। 17 बेसिकली क्या है, 16 में ये हो गया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेंडिंग कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं। तो 16 में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने अगर ज़्यादा कर दिया तो इस केस में आपको इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी हो सकता है कि आप कंगाल हो जाएं, पूरी तरह से दिवालिया हो जाएं। 18 हो सकता है कि इससे आपको अपनी मूवेबल इमूवेबल सब प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लेके है। तो ये आपको कुछ निमोनिक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि जिससे कि आपको ये याद करने में आसानी रहे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस ऑफ पेक्यूनियरी एडवांटेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स? रूल 3, रूल 5, रूल 8, रूल 10। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ रूल 3। काफ़ी एग्जॉस्टिव रूल है, तो यहाँ से मेथड ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि रूल 5 दैट इज़ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, तो पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस की बात करता है ये रूल 5। रूल 8 बेसिकली बात करता है दैट इज़ कनेक्शन विथ प्रेस एंड अदर मीडिया, उसकी बात करता है अदर मीडिया की। और रूल 10 जो है बेसिकली रूल 10 एविडेंस बिफोर कमिटी, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, इसकी बात करता है। तो ये 3 रूल हो गए, ये आपको याद रखना है यहाँ पे इसके लिए। तो रूल 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 76, विच एक्टिविटी इज अलाउड अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स? रनिंग अ प्राइवेट बिजनेस, acting as an agent for contractors, participation in official welfare activities, accepting commissions from suppliers। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, participating in official welfare activities। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द इंटाइटलमेंट अंडर लीव सैलरी व्हेन रेलवे सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन LAP? तो अगर LAP पर प्रोसीड करता है तो इस केस में उसको फुल पे मिलता है, दैट इज फुल पे प्लस डियरनेस अलाउंस पूरा मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे सर्विस? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड है फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम रेलवे सर्विस दैट इज 20 ईयर्स। ओके, एक तो हमारा क्या होता है रिटायरमेंट जो होता है, बेसिकली रिटायरमेंट के टाइप्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो नॉर्मल रिटायरमेंट हो गया। नॉर्मल रिटायरमेंट का मतलब हो गया कि आपने सुपर एनुएशन की जो एज है आपकी, सपोज 60 साल है अगर, तो 60 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली और आप रिटायर्ड हो गए, दैट इज़ नॉर्मल रिटायरमेंट। अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट के भी कुछ केसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस जो होते हैं, जैसे आ पर्सन जिसने कि 20 या 20+ सर्विस कंप्लीट कर ली है, 20+ ईयर कंप्लीट कर ली है क्वालिफाइंग सर्विस, तो वह 3 मंथ्स का प्रायर एक नोटिस देके, ठीक है, बाई गिविंग 3 मंथ्स नोटिस इफ़ ही इज़ परमानेंट, ठीक है, एंड 1 मंथ नोटिस इफ़ ही इज़ टेम्परेरी, ठीक है। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 3 मंथ्स का नोटिस और टेम्परेरी के लिए 1 मंथ नोटिस, एंड बाई गिविंग 1 मंथ नोटिस, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन वेव ऑफ द नोटिस बाई
कंसल्टेशन विद द एसोसिएट फाइनेंस। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस पर डिपेंड करता है नोटिस पीरियड को वेव ऑफ करने का। इसके बाद जो अदर केसेस होते हैं लाइक आपके रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, डिसमिशल हो सकता है, या डेथ हो सकती है, आपकी डेथ इन सर्विस हो जाए। ठीक है, या रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस हो सकता है, रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। तो ये कुछ अलग अदर मोड हैं जो कि नॉर्मल रिटायरमेंट से इतर हैं। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज एडमिसिबल ओनली ऑन प्रमोशन, ओनली ऑन ट्रांसफर टू न्यू प्लेस, सो ओनली ऑन रिटायरमेंट, ओनली ऑन ट्रांसफर, प्रमोशन और रिटायरमेंट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो ओनली ऑन ट्रांसफर टू न्यू प्लेस, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज CTG इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बेसिक पे एंड डिस्टेंस, so basically it is calculated on basic pay and distance, so option number A is the correct answer. Next question है, compensation under employees compensation act 1923 is payable for, तो basically any injury during working hours, injury arising out of and in the course of employment, any injury outside workplace, any illness unrelated to employment, so injury arising out of and in the course of employment, option B is the correct answer. नेक्स्ट है, कंपनसेशन अमाउंट अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी एंड डेज, मंथली वेजेज एंड नेचर ऑफ इंजरी, ईयर्स ऑफ सर्विस ओनली, एम्प्लॉयर्स डिस्क्रेशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनसेशन अमाउंट है दैट इज गिवन अंडर द मंथली वेजेस एंड नेचर ऑफ इंजरी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 एम्स टू फिक्स मिनिमम वेज, ensure minimum wages in scheduled employment, so option number B is the correct answer, ensures minimum wages in scheduled employments. Next question है, minimum wages are fixed by, तो this is fixed by state and central government, supreme court, railway board, employees unions, so आंसर क्या जाएगा, central and state government. Next question is, the industrial dispute act 1947 aims to, तो 1947 का जो IDA है, ठीक है, दिस इज बेसिकली for investigate and settle industrial dispute, option number B is the correct answer. Next है, which are the recognized authority under the industrial dispute act, district collector, labor court, high court, railway board, तो इसके लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए जो है यहाँ पे क्या है आपके पास, लेबर कोर्ट है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग हाउ मेनी वर्कर्स मस्ट अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर, so 500 or more, 1000 or more, 2000 or more, 3000 or more. ओके, तो एज पर फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 40B, तो यहाँ पे जो सेक्शन 40B है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर फैक्ट्री है कोई जिसमें कि 1000 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना है। ठीक है, अभी इसको रिप्लेस कर दिया है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, तो इसने रिप्लेस कर दिया है। और इस केस में इन जनरल अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 500 या मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन जनरल फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, जनरल फैक्ट्रीज़ के अंदर तो आपको वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रखना है। और 250 और मोर वर्कर्स हैं अगर काम कर रहे हैं कहाँ पे, हजार्डस फैक्ट्रीज़ है कोई, ठीक है, जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, हजार्डस प्रोसेस करती है, ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर 250 एम्प्लॉय होने पे आपको एक सेफ्टी ऑफिसर रखना है, तो सेफ्टी ऑफिसर्स का प्रोविज़न करना है यहाँ पे। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना है आपको। ये है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर फैक्ट्री एक्ट ऑफ रेलवे फैक्ट्री, फ्री हाउसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, एनुअल बोनस, फ्री एजुकेशन। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स वह कौन कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेफ्टी मेजर्स है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़ सेफ्टी मेजर्स। तो हमको सेफ्टी सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, दैट इज़ मशीनरी गार्डिंग, तो ऐसे जो मूविंग पार्ट्स हैं या प्राइम मूवर्स हैं, है ना, वो सिक्योर रहें, प्रॉपरली फेंस रहें, इस तरह की कंडीशंस रहे, ठीक है। या जो मशीन मोशंस में हैं उन पे एडल्ट मेल्स को ही डिप्यूट किया जाए या ट्रेंड जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्यूट किया जाए।
तो हॉइस्ट, लिफ्ट और क्रेन्स हो गए, उनका जो कंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से हो और कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसको ऑपरेट करे। ठीक है, तो ये कुछ हो गए सेफ्टी मेजर्स। इसके बाद जैसे हेल्थ और हाइजीन हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन। ओके, तो हेल्थ एंड हाइजीन में जनरली क्लीनिनेस आपको रखना है, वेंटिलेशन और टेम्परेचर सही रहना चाहिए एरिया का, डस्ट और फ्यूम्स नहीं होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन हो गया, प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह होने चाहिए, उनकी क्लीनिनेस वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद फिर वेलफेयर एमिनिटीज़ हो गया। तो वेलफेयर एमिनिटीज़ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, जैसे आपको याद होगा लाइक फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड, प्रॉपरली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए फॉर एवरी 150 वर्कर्स पे। एम्बुलेंस रूम का प्रोविज़न होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बुलेंस रूम का प्रोविज़न। तो एम्बुलेंस रूम का प्रोविज़न मोर देन और 500 वर्कर्स पर होना चाहिए। ओके, कैंटीन्स का प्रोविज़न होना चाहिए फॉर एवरी 250 वर्कर्स या उससे ज़्यादा पे कैंटीन्स का प्रोविज़न हो गया। इसके अलावा वेलफेयर ऑफिसर्स का प्रोविज़न होना चाहिए, तो वेलफेयर ऑफिसर्स का प्रोविज़न हो गया मोर देन 500 वर्कर्स पे। तो ये कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है तो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग आवर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग आवर्स लाइक आपके जो एडल्ट वर्कर्स हैं दैट कैन नॉट बी वर्कड और अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स अ वीक। तो एडल्ट को जो है यहाँ पे एडल्ट वर्कर्स को 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स अ वीक, उससे ज़्यादा काम नहीं देना है। ओके, इसके बाद रेस्ट इंटरवल्स फिक्स रखने हैं, वीकली हॉलीडे देना है। वीमेंस वर्कर्स को जो है तो यहाँ पे भी उनकी ड्यूटीज़ का जो टाइमिंग है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस जो हैं उनके, तो सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ऑफिसर्स ऑफ विच रैंक एंड अबव आर देयर ऑन कंट्रोलिंग ऑफिसर्स फॉर काउंटर साइनिंग टीए जनरल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सीनियर स्किल एंड अबव। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो सीनियर स्केल या उससे ऊपर के अधिकारी जो हैं, सीनियर स्केल एंड अबव आर देयर ऑन कंट्रोलिंग ऑफिसर्स फॉर काउंटर साइनिंग टीए जर्नल्स। ओके, दैट मीन्स ऑल ऑफिसर्स होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ सीनियर स्केल लेवल 11 एंड अबव आर अथराइज टू एक्ट एज देयर ऑन कंट्रोलिंग ऑफिसर्स फॉर पर्पज ऑफ काउंटर साइनिंग देयर ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस जर्नल्स। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सीनियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीए बिल डज नॉट रिक्वायर मंथली काउंटर सिग्नेचर, परमानेंट टीए, कन्वेंस अलाउंस, टेम्पररी टीए और स्पेशल टीए। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कन्वेंस अलाउंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिप्लेस्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। सो यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिप्लेसेस द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसके अंदर जो डिसेबिलिटीज़ की क्राइटेरिया थी, पहले 7 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ थी, इसको जो 2016 में यह एक्ट बना है इसमें टोटल 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। और गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसमें 4% जो रिजर्वेशन है वह दिया गया है फॉर द पर्सन ऑफ राइट्स ऑफ PWBD, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है तो 4% रिजर्वेशन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 92, रिजर्वेशन फॉर बेंच मार्क डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट जॉब, दैट इज मैंने आपको भी बताया कितना है 4%। जो 1995 का एक्ट था उसमें 3% का रिजर्वेशन था। एज पर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बेंच मार्क डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ, तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बेंच मार्क डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। तो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is not a condition for compassionate appointment, employee must have died in service, employee must have completed at least 10 years of service, applicant must be dependent, applicant must be unemployed। ओके, तो कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट का केस जो है अगर, तो एम्प्लॉय मस्ट हैव डाइड इन सर्विस, ये तो होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी डिपेंडेंट, ये भी होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी अनएम्प्लॉयड,
ठीक है, ये ऐसा कोई केस तो नहीं है। और एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर।